हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और आपने पिछला 2 लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है। और जैसा कि हमने आपको क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है। क्लास 10th का आपको लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। तो हमने इसके पहले जो आपका कुछ लेक्चर्स देखे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर किए थे। पहला लेक्चर एज इट इज आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है। और उसके बाद जो आपका दूसरा लेक्चर था, उसमें आपने फेरिंग्स तक कवर कर लिया था। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपका था, जिसमें आपने माउथ देखा था। माउथ के बाद आपने ओसोफेगस देखा था। ओसोफेगस के बाद आपने फेरिंग्स देखा था, टीथ, टंग, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, एंड देन आफ्टर फेरिंग्स आपने पढ़ा था। ठीक है। ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका उसी के आगे पढ़ते हैं। आप सबसे पहले उसके बाद क्योंकि फेरिंग्स तक आपने पढ़ लिया था, फेरिंग्स के बाद आपको पढ़ना था स्टमक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। ठीक है। पेपर में आने के चांसेस है, जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है। सबसे पहले आपका सैलिवरी ग्लैंड है, ये आपको भी आगे चल के पढ़ना है। अब यहाँ से आपका देखो माउथ है, ये आपका माउथ है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये आपका माउथ है। और यहाँ पे ये देखो, ये है आपका फेरिंग्स वाला रीजन। ठीक है, ये है आपका फेरिंग्स वाला रीजन। फिर ये जो लंबी सी ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं आप ओसोफेगस। ठीक है। ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। ये ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस के देन आफ्टर बाद आपका क्या पड़ेगा, आपका स्टमक पड़ेगा। ठीक है, ओसोफेगस आपका स्टमक में जाके खुलता है। स्टमक के बाद ये जो स्टमक है, ये आगे प्रोसीड करता है और ये देखो, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद फिर देखो, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में खुलता है। और इस जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेसिकली हम, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा आएगा, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और आपने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? सबसे पहला पार्ट आपका क्या था, सीकम। फिर उसके बाद कौन सा पार्ट था, कोलम। फिर उसके बाद कौन पार्ट था, रेक्टम। सीकम, कोलम एंड रेक्टम। उसके बाद आपने उसमें डिवाइडेशन कर दिया था। कोलन में आपने किया था, जैसे ये कोलन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग कोलन। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ठीक है। और उसके बाद एट लास्ट आता है, ये है आपका सिग्मोइड कोलन। और देन आफ्टर लास्ट में आता है, क्या आता है आपका, रेक्टम। ठीक है। तो अगर आप फिगर देखो ना, तो सबसे पहले आपका असेंडिंग चलता है, ये आपका चला असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन चला। असेंडिंग कोलन के बाद आपका पड़ता है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन के बाद आपका पड़ेगा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। और डिसेंडिंग कोलन के बाद आपका पड़ेगा ये, डिसेंडिंग कोलन के बाद आपका पड़ेगा सिग्मॉइड कोलन। और सिग्मॉइड कोलन के बाद आपका सबसे लास्ट में पड़ेगा रेक्टम। ठीक है, क्या पड़ेगा, रेक्टम। और ये पूरा इसके अंदर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट है ये आपका। ठीक है। तो स्टार्टर का जो पार्ट होता है वो बेसिकली सीकम होता है, जो सबसे कोलर का एकदम जब लगभग स्टार्टर पार्ट होता है आपका, यहाँ पर जो स्टार्टर पार्ट होता है उसी को हम सीकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी फिगर वाले। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, एक फिगर और है आपका। ठीक है। अब पिछले फिगर में एक चीज देखो, यहाँ पे आपको लीवर भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको लीवर भी दिया है, जो कि अब आपको ग्लैंड में पढ़ना है आगे। फिर उसी लीवर के अंदर आपका एक गॉल ब्लैडर दिया है, उसी लीवर के अंदर स्टमक जहां से खत्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, याद होगा आपको, ड्यूडेनम होता है। और ये ड्यूडेनम के पास ही आपका एक अलग दूसरा ग्लैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं
पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा फिगर। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखो ध्यान से, वही है आपका ये वाला हिस्सा आपका, देखो इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, लीवर है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है। फिर ये वाला हिस्सा आपका क्या है, फिगर देख देख के याद कर लो कि फिगर कौन सा है। ये स्मॉल स्टमक है आपका, स्मॉल स्टमक के बाद आपका एज इट इज फिर आपका ड्यूडेनम पड़ेगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको साफ 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 दिख रहा है, सीकम हो गया ये वाला पार्ट आपका, यहाँ वाला पार्ट आपका सीकम हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका पूरा मतलब कोलन हो गया, लेकिन उसमें ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, और ये हो गया रेक्टम। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। चलो इसको डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट्स आप यहीं से बना सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्टमक। स्टमक में क्या है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लोअर इन द लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायाफ्राम। तो ये फिर से देखो, एक तो ये लेफ्ट साइड पे है, जैसे ये आपका बॉडी पार्ट है। ठीक है, यहां से आपका नेक रीजन हो गया, नेक रीजन के बाद आपका नीचे आपका क्या आएगा, ओसोफेगस आएगा। ओसोफेगस से आते हुए आप इसको लेफ्ट साइड में जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, स्टमक मिलेगा। तो वही वो लिख रहा है कि आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, एब्डोमेन के ऊपर मिलेगा, और डायाफ्राम के जस्ट नीचे मिलेगा। डायाफ्राम जो वाला जो पोर्शन है, डायाफ्राम अभी जब हम आपको रेस्पिरेशन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां समझा देंगे कि क्या होता है। अभी बस आप इतना जानो, डायाफ्राम आपका वो एक पार्टीशन होता है या वो एक दीवार होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। ठीक, चलो एम्प्टी स्टमक इज जे शेप्ड डाटा है, आज याद कर लो। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक इज स्टोरेज ऑफ फूड। जो स्टमक का काम होता है वो फूड को स्टोर करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्टमक, जैसा कि हमने बताया था कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पहला हो गया आपका कार्डियक, पहला हो गया आपका कार्डियक, दूसरा हो गया आपका फंडस, और तीसरा हो गया आपका पाइलोरिक। कार्डियक क्या होता है, ओपन ओसोफेगस ओपन इनटू दिस पार्ट। जो ओसोफेगस होता है वो आपका इसी में आके खुलता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ओसोफेगस है आपका, तो ये ओसोफेगस जहां पे आके खुल रहा है, ये वाला जो रीजन होता है, ये ओसोफेगस इसी खुलता है, तो ये वाला रीजन है आपका कार्डियक। और ये जहां पे गैसेस स्टोर रहती है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच बीच वाला, इसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडस, एफ यू एन डी यू। और जो स्टमक का सबसे लास्ट, सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है, जो सबसे लास्ट होता है, तो सबसे लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं हम पाइलोरिक। सबसे लास्ट वाले पोर्शन को हम पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। तो कार्डियक क्या हो गया, ओसोफेगस में ओपन होता है, फंडस में क्या होता है, फिल्ड विद गैस होता है, पाइलोरिक टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया है। ठीक है, अब ओसोफेगस और स्टमक जहां ओपन होता है, ठीक है, जैसे ये मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, मेरी फिगर उतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान लो, ठीक है, बन गया जो अच्छा खासा, जो भी है ना। ओसोफेगस जब स्टमक में खुलता है तो यहाँ पे एक आपका स्फिंक्टर होता है, एक आपका क्या होता है, एक वॉल्व होता है, और इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब ना इतना कंफ्यूज मत हो, स्फिंक्टर का मतलब होता है जस्ट अ वॉल्व। वो वॉल्व क्या करता है कि वो किसी भी, जो एक बार चीज खाने आपका स्टमक में आ गया, वो उसको बैक साइड वापस नहीं जाने देगी। ठीक है, एक बार जो आ गया वो उसको वापस बैक साइड नहीं जाने देगी। तो बस यहाँ से जो भी फूड मटेरियल एक बार स्टमक में एंटर हो, इस स्फिंक्टर को ओपन करेगा, स्फिंक्टर को ओपन करते स्टमक में आएगा, स्फिंक्टर वापस बंद हो जाएगा, ताकि इस फूड का वापस बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, तो वही वो समझा रहा वहां पे। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, यूज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। चल नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। वेट 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 वेट, ओ सो ठीक है, ये उधर हो गए। हाँ, ये हो गया। अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ढूंढो गया, अब तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक बार देख लेता हूँ मैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो दिख रहा है ये क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया आपका। इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन फॉर डाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक तो प्राइमरी ऑर्गन होता है किस चीज का, डाइजेशन करने का और एब्जॉर्प्शन करने का, क्योंकि एक्चुअल जो आप खाना खा रहे होते हो उसका कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इसी पार्ट में होता है, ठीक। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर ले उसको। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इन दोनों पॉइंट्स को आप स्टार मार्क कर लो कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। देखो, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, होता लॉन्गेस्ट है, नाम से कहीं मत जाओ, कभी कभी नाम के उल्टा भी काम करता है, जो नाम होता है उससे विपरीत काम करता है। तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, बट ये लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री का नाम है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द डाइजेशन अकर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे डाइजेशन होते हैं। आप बेसिकली इतना जानो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका सारा डाइजेशन कवर कराया जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आधे से ज्यादा फूड आपके जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डिसॉल्व किए जाते हैं, ठीक। तीन पार्ट होता है, सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, देन आफ्टर होता है आपका जेजुनम, एंड देन आफ्टर होता है आपका इलियम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ड्यूडेनम, कुछ बातें इनके लिए। ड्यूडेनम आपका ड्यूडेनम आपका यू और सी शेप्ड होता है, इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। स्मॉलर पार्ट सबसे छोटा पार्ट होता है। डेडनम जो होता है क्वाइल्ड होता है और लगभग 2.4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 2.4 मीटर। जेजुनम आपका लगभग 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। और इलियम जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है और ये लगभग 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। 3.6 मीटर लाइन, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। अब आप जरा एक चीज देखो, 3.6 हो गया आपका इलियम, 2.4 आ गया आपका ये, और सेंटीमीटर, चलो अगर हम सेंटीमीटर को छोड़ भी देते हैं इस समय, तो 6 4 हो गया आपका 10, एक गया कैरी, 3 2 5 और एक 6। तो आप सोचो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ दो ही पार्ट 6 मीटर का है, मतलब यही दोनों पार्ट की लेंथ ही इतनी है कि 6 मीटर। 6 मीटर मतलब ना तब भी एक बड़ा होता है, तो आप इसीलिए कहा गया कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब इस 6 मीटर में आप 25 सेंटीमीटर और जोड़ोगे तो आप इमेजिन कर लो उसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ाई दी जाएगी, ठीक। चल, उसके बाद आता है नोट। एपिथेलियम ऑफ, एपिथेलियम का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली फोल्डेड, हैविंग प्रोजेक्शन नेम्ड एज विलाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो पेपर में पूछा जाएगा कि विलाई क्या होता है। तो विलाई बेसिकली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर होती है, एपिथेलियम की जो लेयर होती है उसमें एक हाईली फोल्डेड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है, विलाई का काम होता है कि वो सरफेस एरिया को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। विलाई का काम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंप्रूव कर देता है ताकि वो फूड का डाइजेशन अच्छे से हो, क्योंकि देखो खाना जितनी देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकेगा उतना ही अच्छा वो आपका डाइजेशन करेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा डाइजेशन कहाँ होंगे आपके, यहीं पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितनी देर तक आप स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रोको, और ये कैसे रोकोगे आप, फोल्डेड कर दो आप, ठीक है। अब कॉमन है, अगर आप किसी चीज को देखो, या आप इसको अगर उस चीज को फोल्ड कर दे रहे हो, आप एकदम बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर दे और किसी चीज को ऐसे स्ट्रेट कर दे रहे हो, तो बेसिकली आप सोचो अगर इसको पकड़ के अगर आप इसको ऐसे खींचोगे,
इसको खींचोगे तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको विलाय बोलते हैं, जिनका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। ठीक, तो इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 300 मीटर स्क्वायर। कितना होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है वो लगभग आपका 300 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चलो उसके बाद आता है आपका विलाई। विलाई डेफिनेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको क्योंकि डेफिनेशन है, अगर पूछना होगा तो पूछ लेंगे। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इलियम, याद रखना ड्यूडेनम जिजनम में नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे बच्चे आप है, आप पढ़ लेते हो, बुक से पढ़ लेते हो कि विलाई, तो एक्चुअल कभी कभी हो सकता हो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट पे है, ड्यूडेनम में है, जेजुनम में है या इलियम में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इलियम वाले पार्ट में होता है, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ओसोफेगस। ठीक है, ये आई थिंक इसको पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा सा। चलिए उसके बाद आता है आपका ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम बेसिकली फूड पाइप भी बोलते हैं। इसका काम होता है पैसेज देना, फूड को पैसेज देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो इसमें आपसे पूछा जाएगा दैट इज ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है ये, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है ओसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, अर्थवॉर्म में एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है। अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को पहले पूरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, पूरी वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की वो आगे प्रोसीड करती है। जस्ट लाइक ओसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ताकि आपका जो ओसोफेगस का फूड है वो इजिली पास ऑन हो जाए। ठीक, अब एनसीईआरटी यहीं तक लिख के छोड़ दी है, बट मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लिया हूं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए आपके पास प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे रिलैक्सेशन कराना है, तो रिलैक्सेशन के लिए प्रेजेंट होती है सर्कुलर मसल। याद करना चाहो तो कर सकते हो, टेंथ में नहीं है, बट एज अ प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन चल रहा है वो सबको पता है कि अगर कहीं कुछ भी आ सकता है, बोर्ड का पेपर तो कुछ नहीं आ जा सकता है। तो आप चाहो तो याद कर लो कि अगर ओसोफेगस में रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा तो आप लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लोगे, अगर आपको रिलैक्सेशन कराना होगा तो आप सर्कुलर मसल लोगे। ठीक, एड सम अमाउंट ऑफ म्यूकस टू फूड फॉर प्रॉपर फ्लो। आपको क्या करना है, और ओसोफेगस क्या करता है, उस जो फूड आप खा रहे होते हो उस फूड में थोड़ा सा क्या ऐड ऑन कर देता है, म्यूकस, थोड़ा सा चिपचिपा कर देता है। जो खाना आप खाते हो ना उसमें थोड़ा सा म्यूकस ऐड कर देता है, ताकि आपका जो खाना है वो ओसोफेगस से होता हुआ सरकता हुआ बचता ना, कहीं फ्रिक्शन ना हो, एकदम स्मूथली वो आपका जो खाना होता है वो ओसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो नाम है इसका लार्ज, बट ये एक्चुअल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू प्रोवाइड पैसेज टू अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड को पैसेज प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका फंक्शन है ये। ठीक है, ये फंक्शन है इसका, फंक्शन के रूप में इसको याद रखिए। उसके बाद आता है आपका पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहला पार्ट हो गया आपका सीकम, सेकेंड पार्ट हो गया आपका कोलन, थर्ड पार्ट हो गया आपका रेक्टम। कोलन में आपको मैंने बताया है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड देन सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, चलो उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज आपका आता है सीकम। थोड़ा सा देख लेते हैं सीकम के बारे में भी।
इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, डाटा है एज इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये। इट हैज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सीकम के पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोसिस करते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी के साथ ही रहते हैं, अपना सब कुछ आपकी बॉडी के साथ ही मिलकर करते हैं, अपना भी गुजारा वो आपकी बॉडी के साथ ही मिलकर वो कर रहे होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया which releases cellulose but it is very in less quantity and not capable to digest cellulose। cellulose नहीं होगा यहाँ पे, cellulase होगा, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे cellulase होगा, ठीक है, cellulase होगा, cellulase, ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेलिंग आपको दिख जाएगी, cellulase। सेलुलेज एक एंजाइम होता है, तो ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके पास होते हैं जो कि सेलुलेज एंजाइम को रिलीज करता है, लेकिन वो बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, और इतना लेस क्वांटिटी में होता है कि वो आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज होता है। अब सेलुलोज बेसिकली कहाँ पाया जाता है पता है? सेलुलोज बेसिकली कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज आपका प्लांट में मिलेगा, क्योंकि प्लांट वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की, और उस प्लांट वॉल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है? सेलुलेज होता है, ठीक। तो बेसिकली हम जो पालक खाते हैं या कभी भी घास फूस कह रहा हूं मैं, आप अगर हरी सब्जियां खाते हैं तो बेसिकली उनको डाइजेस्ट कौन करता है? कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। सीकम इज कंसीडर्ड एट वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि जिन ऑर्गन्स का आप यूज नहीं करते, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑर्गन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो बस प्रेजेंट होता है बट कोई काम नहीं करता। जैसे आपका दिमाग, ठीक है, जो सपाट दिमाग नहीं है, दिमाग कैसे वेस्टिजियल होगा? बट बच्चे जो है वो ऐसा अपने दिमाग को एज अ वेस्टिजियल बना रहे हैं आजकल, ठीक है, वो दिमाग को एकदम रिलैक्स दे देते हैं, तो उनका जो दिमाग है वो एज अ वेस्टिजियल ही काम कर रहा है, उसे वो यूज नहीं करते हैं, इनका बल। तो सीकम इज कंसिडर्ड ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बिकॉज इट इज इनकैपेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। सीकम को ह्यूमन में वेस्टिजियल माना गया क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। जिस फंक्शन के लिए तुमको बुलाया गया था तुम वो काम ही नहीं कर रहा, तो तुम फिर एज अ इनकैपेबल हो मेरे लिए, इसीलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलो उसके बाद आता है आपका कुछ और टॉपिक नया आपको, हालांकि इसमें से आप कुछ चीजें थोड़ा बहुत आप पढ़े भी हो उसमें से, ठीक है। चलो इसमें है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? अपेंडिसाइटिस। मैंने बताया था ना, आइटिस का मतलब होता है कि जब आपका इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होता है तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स बाय सर्जरी इज टर्म एज अपेंडेक्टोमी, ठीक है। अगर सर्जरी के थ्रू आप उसको निकालते हो तो उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट, उसके लास्ट में एक्टोमी लगता था, तो अगर आप उसको निकालते हो तो वो एक्टोमी हो कहलाएगा, ठीक है, अपेंडेक्टोमी कहलाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? चलो colon, it is the second part of large intestine divided into four part, ascending, transfer, descending colon, ठीक है। colon has symbiotic bacteria like E. coli, ठीक है, कौन सा कोलाई? E. coli, which involve in the synthesis of certain vitamin like जैसे vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12 and vitamin K। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाना होगा तो पूछा जाएगा। सबसे लास्ट पार्ट आता है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या है? द चैम्बर विच रिसीव्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल टू स्टोर एंड फॉर देयर रिमूवल। रेक्टम क्या होता है? वो अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा करता है और उसको फिर बॉडी से बाहर निकलवा देता है, ठीक है। उसके बाद ये फिगर आपको मिलता है। और एक चीज और, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? इलियम होता है, और इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम में जाके खुलता है। तो ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम शुरू होता है, तो इस दोनों के, एक के खत्म और दोनों के शुरू होने के बीच में एक वॉल, वहां एक दीवार बनाई जाती है और उस दीवार का नाम होता है इलियोसीकल वॉल।
इलियो सीकल वॉल, दोनों के नाम पे रख दिया जाता है, ठीक है, दोनों के नाम पे रख दिया जाता है। उसके बाद फिर ये आपका एज इट इज आपका असेंडिंग कोलन, फिर ये आपका ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड देन सिग्मॉइड कोलन, राग में आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद एज दिस इज आपका एनस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो जो थे उनके पार्ट हो गए। अब आपका बेसिकली जो फूड होता है वो आपका डाइजेस्ट कैसे करता है, अब उसको हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, डाइजेस्ट कैसे करना है। लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, नहीं पर इसमें जाते हैं, अब बड़ा करते हैं, अब यहाँ लाते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और नीचे लाते हैं, और इसको बड़ा करते हैं, और इसको यहाँ लाते हैं। चलिए, डाइजेशन ऑफ फूड, पहला, इट इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा, एक तरीके का मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द बकल कैविटी, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन फूड का बकल कैविटी में स्टार्ट कर दिया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलेब्री एमाइलेज, क्योंकि सेलेब्री एमाइलेज आपके वो एंजाइम आपके बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और सबसे पहला डाइजेशन आपका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है, प्रेजेंट इन सलाइवा, ठीक। काम क्या होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बकल कैविटी हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन का मतलब होता है मिलाना, फूड को आपस में वो मिलवा देता है। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा टू फॉर्म बोलस, अगर आपका फूड अगर आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। सलाइवेशन इज एन ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू फूड टेस्ट स्मेल। सलाइवेशन क्या है ना, देखो मुंह में लार आना, ये एक ऑटोनॉमिक है, जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप सोच रहे हो मुंह में आ जाए सलाइवा, ऐसा नहीं आ सकता है अचानक, वो सुना ना मुंह में पानी आ जाना, तो मुंह में पानी कब आता है, जब आप खाना अच्छा सोच रहे होते हो तब आपके मुंह में पानी आएगा, जब आप कुछ देख रहे होते हो तब मुंह में पानी आएगा। तो बेसिकली सोचने से या खा देखने से ही मुंह में वो पानी आने लगता है, तो ये ऑटोनॉमिक है, वो खुद से ही आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह आता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका डेली अमाउंट ऑफ सलाइवा, ये सब डाटा है, लगभग 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलता है, जिसका पीएच 6.7, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, या सलाइवा का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो सलाइवा का ऑप्टिमम पीएच 6.8 होता है, और इसका जो पीएच होता है बेसिकली वो जो नेचर माना गया है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक माना गया है, ठीक। अब ये आप अभी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि 7 से ऊपर वाले आपके बेस होते हैं, जिनका पीएच 7 से ऊपर होता है, और जिनका पीएच 7 से नीचे होता है वो बेसिकली एसिड होते हैं, और जिनका पीएच 7 होता है वो बेसिकली आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक। सलाइवा कंटेन सेलेवरी अमाइलेज, पहला सेलेवरी अमाइलेज, दूसरा टाइलिन, तीसरा लाइसोजाइम, और चौथा इलेक्ट्रोलाइट। तो सलाइवा के अंदर ये 4 चीजें होती है, पहला सेलेवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा, सेकेंड टाइलिन बेसिकली ये प्रोटीन के लिए डाइजेशन के लिए होता है, लाइसोजाइम जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको मारने का काम होता है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका बेसिकली Na हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गया आपका, ठीक। पोटेशियम आयन इज द मोस्ट अबंडेंट इन सलाइवा, आपकी सलाइवा में सबसे ज्यादा पोटेशियम ही पाया जाता है। क्लोरीन आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलेवरी अमाइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बोर्ड में पूछा है, क्या है कि अगर सेलेवरी अमाइलेज को काम करते रहना है तो क्लोरीन आयन का होना वहां पे जरूरी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रो स्टमक के बारे में। अब स्टमक क्या क्या कैसे कैसे डाइजेशन कर रहा है, फूड कैसे क्या कर रहा है, चल चलो इधर कल के फिर नीचे लग गया, और ये रहा, ठीक। चलिए, तो स्टमक एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ फूड, क्योंकि सारा फूड आपका इसी स्टमक में स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर फूड लगभग 4 to 5 आवर,
लगभग जो खाना होता है वो पेट में 4 से 5 घंटे तक टिकता है, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट लगभग 1 से 2 घंटा, प्रोटीन उनमें से लगभग 3 घंटा और फैट उसमें से लगभग 3 से 6 घंटा। सबसे ज्यादा फैट कोई टाइम लगता है, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पेट में रहता है, दिक्कत को क्रिएट करेगा। ठीक। When food mixed with gastric juice और दूसरे क्या बोल सकते हो इंटेस्टाइनल जूस, देन इट इज कॉल्ड काइम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। अब आपको इसमें एक चीज पीछे मिली थी कि अगर अगर आपका फूड सलाइवा से मिक्स होता है, एक तो ये कंडीशन, और दूसरा अगर आपका फूड इंटेस्टाइनल जूस से मिलता है, इंटेस्टाइनल जूस से अगर मिलता है तो अगर आपका फूड इंटेस्टाइनल जूस से मिलता है तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं काइम और इसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखना, पूछा जा सकता है इसको। ठीक, ठीक है, नोट कर लो इसको। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अभी थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं लगभग 1 से 1.5 से 2 लीटर, जिनका पीएच लगभग आपका 1.2 टू 3.5 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लगभग थोड़ा सा आपका लगभग आधा % आपका उसमें HCl होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? Mucus and bicarbonate ion that is protect the inner wall of stomach from damage by HCl। होता क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारा ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक की जो वॉल होती है, ये वहां पे जो वॉल होती है वहां पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बेसिकली बोल सकते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब आप सिंपली अभी क्लास 10th में हो तो उतना समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका बेसिकली यहाँ से HCl सिक्रीट होता है, और उस HCl का जो पीएच होता है, वो जो HCl निकल रहा है उस HCl का पीएच होता है 1.5। 1.5 मतलब समझ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 से जितना दूर जाओगे, 1 के जितना करीब जाओगे, वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपके स्टमक पे वॉल पे जाएगा तो डेफिनेटली आपके स्टमक की वॉल नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन ये जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि आपके स्टमक के ऊपर 2 चीजों की कोटिंग कर दी गई होती है। पहला है आपका म्यूकस और दूसरा है आपका बाइकार्बोनेट। म्यूकस तो सभी जानते हैं, बट एक एक्स्ट्रा है आपका बाइकार्बोनेट आयन, वो जाने दीजिएगा कि इन दोनों की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जेलिटिनेज एंजाइम आल्सो सीक्रेट बाय स्टमक व्हिच यूज्ड टू सॉफ्टन द मीट। देखो, आप जो मीट या जितने लोग उसमें नॉनवेज वाले हो, तो जो नॉनवेज खाते हो आप, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। स्टमक में उस मीट को क्या कर दिया जाता है? सॉफ्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाता है, ताकि आगे चल के जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि डाइजेशन वही होना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। तो इसीलिए वो जेलिटिनेज एंजाइम जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो उस मीट को क्या कर देता है? थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, ताकि डाइजेशन आगे चल के स्ट्रॉन्ग बना रहे। ठीक है, या अच्छा हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके अभी मैंने बताया स्टमक से निकलता है। इट इज वेरियस फंक्शन दैट इज मेंटेन द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। ठीक है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, जो भी फूड आप खा रहे हो तो उसमें कोई जर्म्स होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, तो उनको वो किल कर देगा। भाई 1.5 का है तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपका अगर है तो डेफिनेटली वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे इनएक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को वो क्या कर देता है? वो एक्टिवेट भी कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब आता है उसके बाद कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है? हमने स्टमक का देख लिया। ठीक है, हमने बकल कैविटी में जो गैसेस थी उनका देख लिया, जो एंजाइम्स है उनका चेक कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है इसमें। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव्स 3। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? 3 डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को रिसीव होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहले उसको मिलता है बाइल जूस, देन आफ्टर उसको मिलता है पैंक्रियाटिक जूस,
एंड देन आफ्टर उसको मिलता है इंटेस्टाइनल जूस। ये तो 3 तरीके के जूस उसको दिए जाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्या? कंप्लीट डाइजेशन होगा यहाँ पे। तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए पूरा यहीं पे आपको दिया जाएगा। ठीक, समझ आ रहा होगा। चलो, पहला आपका है बाइल जूस। लगभग 500 से 600 ml निकलता है, लगभग आधा लीटर ये निकलता है पर डे, रोज निकलता है। क्योंकि लिवर से निकलता है, ठीक है, लिवर से पहले निकलता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है और वहां से फिर बाइल जूस निकलता है, और उस बाइल जूस का पीएच आपका लगभग 8.6 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये पढ़ लेना, 8.6 होता है, क्योंकि सब डाटा ही है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आपका डाटा ही होता है, कुछ जैसे समझने जैसा नहीं है। अभी आप जब पढ़ोगे हेरिडिटी एवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहां आपको समझने जैसा मिलेगा। इसमें तो एज इट इज आपको सिर्फ डाटा ही कलेक्ट करना है। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है उसका पीएच 7.6 होता है, लेकिन जो लीवर से बाइल जूस निकलता है उसका पीएच 8.6 होता है। अब एक चीज और समझ लो, यहीं पे जब कर ही रहे हो तो चलो और समझ लो। लीवर लीवर बाइल जूस लिवर बाइल जूस को बनाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर बाइल जूस को निकालकर अब समझो, इसमें एक सिंपल सा वर्ड समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। जो बनाता है वो सिक्रीट करेगा, जो बनाएगा वो सिक्रीट करेगा, और जो स्टोर करेगा वो रिलीज करेगा। आप अपने घर पे खाना खुद बना रहे हो और फिर निकाल रहे हो तो वो सिक्रीट कहलाएगा, लेकिन आपने अपना खाना कहीं और स्टोर कर दिया और फिर बाद में आप उससे मांग रहे हो, तो जिनसे आप मांग रहे हो वो उस खाने को रिलीज करेंगे। ठीक है, वो रिलीज करेंगे, वो सिक्रीट नहीं करेंगे। जो बनाता है वो सिक्रीट करता है, जो स्टोर करता है वो रिलीज करता है। तो बाइल जूस, लिवर जब बाइल जूस से निकलता है तो उस समय तो उसका पीएच 8.6 होता है, लेकिन जब वो गॉल ब्लैडर पे पहुंचता है तब तक की बहुत सारे और भी केमिकल्स, वाटर और भी एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ बहुत सारी चीजें काम करने लगती है, जिसकी वजह से बाइल जूस का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। ठीक, चलो, बाइल कंटेन, जो बाइल जूस होता है उसमें लगभग 95% आपका वाटर होता है, 3% उसमें आपका बाइल सॉल्ट होता है, और कुछ बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे आपका बिलीवर्डिन होता है और बिलीरुबिन होता है। दोनों के बारे में आपको पता होगा, तो इसमें से एक तो सुना ही होगा। तो एक हो गया आपका बिलीवर्डिन हो गया, जो कि आपका बेसिकली ग्रीनिश कलर का होता है, और एक हो गया आपका बिलू रूबीन, जो कि आपका बेसिकली येलो कलर का होता है। बॉडी में जब आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि जॉन्डिस हो गया या हमको पीलिया हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका काम का नहीं है, इसको काट सकते हो। ठीक है, ये आपका नहीं है। उसके बाद ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेशन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है, अगर आपके पास कोई भी बड़ा बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल है, तो उस बड़े से फैट को मॉलिक्यूल के अगर आप छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसके फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Bile is a digestive juice having no digestive enzyme but help in digestion। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन आप, मैं 100% हूं इसके लिए, यहां से वो क्वेश्चन आपको स्कूल में चाहे बोर्ड में पूछेंगे कि बाइल एक, हालांकि लिखा भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बाइल एक डाइजेस्टिव जूस तो है बट उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, इसका रीजन आप खोज के और आप इसका रीजन आंसर कमेंट करेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि डाइजेस्टिव जूस है बट कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है,
बाइल जूस हो गया। उसके बाद आपका आता है पैंक्रियाटिक जूस, इसको भी देख लेते हैं। अमाउंट लगभग इसमें भी आधा लीटर के करीब निकलता है, जिसका पीएच 7.5 टू 8.3 होता है। पैंक्रियाटिक जूस में वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो कि डिफरेंट फूड्स पर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स पर काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो रिमेनिंग स्टार्च क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो आपकी बकल कैविटी में स्टार्ट हो गई थी, सैलिवरी एमाइलेज उसको डाइजेस्ट सबसे पहले स्टार्ट ही किया, तो जो सैलिवरी एमाइलेज से बच गया होगा, जो सैलिवरी एमाइलेज से आपका बच गया होगा डाइजेशन, वहां तो रिमेनिंग स्टार्च ही कहलाएगा ना, वहां बच गया, तो वहां पे बेसिकली क्या कौन सा एंजाइम काम करेगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगा, और उस रिमेनिंग स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देगा डाइसैक्राइड में, डाइसैक्राइड में कन्वर्ट कर, ठीक। Pancreatic amylase is 15 to 20 times stronger than salivary amylase, which act on the all remaining starch and form disaccharide. डाटा है कि तो pancreatic amylase जो होता है वो salivary amylase से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है आपका एक लास्ट पोर्शन, ठीक है, हार्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, ठीक है। आप इतना अगर पढ़ के निकलते हो ना तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हार्मोनल स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन भी निकालता है, ये नहीं पता था बट आप ये जान लो, हार्मोन भी निकालता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्मोन भी निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन निकालता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन निकालता है। फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम एम बेलिस एंड स्टार्लिंग। सबसे पहले इन्होंने इस हार्मोन को निकाला था। द नेम सिक्रेटिन वाज कॉइन्ड बाय द स्टार्लिंग इन 1905, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दो बीमारियां पूछी जा रही हैं आपसे, जिसमें पहला है आपका मेरेस्मस। कौन सा बीमारी है? मेरेस्मस। इसको थोड़ा सा, ठीक, कौन सी बीमारी है? मेरेस्मस। और एक होता है इसमें क्वासियोरकर, जो कि नीचे लिखा है क्वासियोरकर। अब दोनों में कुछ चीजें सेम है, थोड़ा बहुत डिफर है। appears due to deficiency of protein as well as energy। मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की कमी होती है, लेकिन क्वासियोरकर में सिर्फ कमी प्रोटीन की होती है। तो क्वासियोरकर में ड्यू टू डिफिशियंसी ओनली प्रोटीन। यूजुअली कॉमन इन द इन्फेंट, ये बेसिकली इन्फेंट में होता है, नवजात जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु में होता है ये, दैट इज बिलो 1 साल से जो नीचे होते हैं उन्हीं को हम इन्फेंट बोलते हैं। यूजुअली अपीयर इन द चिल्ड्रन दैट इज मोर देन, 1 साल से ऊपर वालों को क्वासियोरकर होगा और 1 साल से नीचे वालों को मेरेस्मस होगा, ठीक। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर वेट लॉस हो जाएगा, अगर मेरेस्मस होता है तो वेट लॉस होगा, बॉडी फैट लॉस होगा, प्रोटीन ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल एबिलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। अगर आपको क्वासियोरकर होता है तो उसमें बेसिकली ग्रोथ ऑफ बॉडी डज नॉट अकर, बॉडी की ग्रोथ नहीं करेगी, आपके हाथ पांव बहुत पतले पतले हो जाएंगे, प्रोटीन का लॉस हो जाएगा और बॉडी जो होगी वो आपकी स्वेल कर जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि यहां तक मैं जो भी समझाया आज जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, आज थोड़ा सा सांस फूल रहा है और फीवर भी है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया आपको यह पढ़ाने का। देखो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो बायो के लिए ना, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतने का नोट बनाते चलो, आप सिर्फ उतना करते चलो, आप फिर कोई भी बुक पढ़ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी मैं लास्ट में आपको फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मैं आपको डीपीपीस कराऊंगा, आपको रिटर्न में कराऊंगा क्वेश्चन की आपको कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। तो वो मैं कराऊंगा आपको, आप उसकी चिंता मत करो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, चाहे वो फिजिक्स का ही क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री का ही क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैं अगली वीडियो में उसको स्टार्टिंग में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, ठीक, चलो।